आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो शायद मेरी देखी हुई सबसे ग्रूसम कुछ ओशन डेथ्स में से एक होगी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायफोर्ड डॉल्फिन इंसिडेंट ऑफ 1983। व्हाट इज बायफोर्ड डॉल्फिन इंसिडेंट? सो इन एक्चुअलिटी बायफोर्ड डॉल्फिन इन एक ऑयल रिग है जो नॉर्वे के कोस्ट से शायद कुछ दूर नॉर्थ सी के बीच में लोकेटेड है। ऑयल रिग्स, अगर आपको नहीं पता, ऑयल रिग्स इन बिटवीन द ओशन मीन्स दैट जहाँ से ऑयल निकलता है, ओशन के नीचे में जो बेड रॉक है उसमें ऑयल हो सकता है, तो उसको निकालने के लिए ये ऑयल रिग्स होती है वहाँ पे। अब जब कोई चीज़ समुद्र के नीचे होती है तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अंडर सी वर्क के लिए हम जब इन मोस्ट केसेस डाइवर्स को लेते हैं। डाइवर्स नॉर्मल डाइवर्स होते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पर फॉर डूइंग हेवी इक्विपमेंट वर्क्स लाइक शिफ्टिंग द प्लेट्स, पोजिशनिंग द बोल्ट्स एक्सेट्रा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो पानी के नीचे बहुत देर तक रह सके। ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम पानी के नीचे लोग भेजेंगे, वो काम करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। बट एक्चुअल थिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। चीज़ इतनी भी आसान नहीं है। जब आप एक इंसान को एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रह सकता है, अगर आप उसको समुद्र के नीचे भेजेंगे तो समुद्र के नीचे एज द डीपर यू गो, जितना गहराई में आप जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहता है। इसीलिए शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा, डैम्स के जो लोअर साइड है वो थिक बना जाते हैं टू हैंडल दैट हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर। Just imagine how much high pressure there will be that the dams of the lower side of the dams are made that much thicker. तो अगर आप किसी इंसान को इतने हाई प्रेशर में रखेंगे, उसके बाद उसको झट से ऊपर ले आएंगे, तो उसको एक प्रॉब्लम्स होती है जिसका नाम है बेंड्स। ये चीज़ शायद आपने अपने 11 या 12 के सिलेबस में पढ़ी होगी, अगर आपने साइंस ली होगी तो। ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बबल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, एंड दिस कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम। अगर ये बबल्स आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रह जाए तो आपकी डेथ कॉज हो सकती है। इसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। नाउ डिकम्प्रेशन सिकनेस, इवन दो इट्स नॉट दैट हार्मफुल until and unless you die from it, तो इसीलिए डाइवर्स को बोला जाता है कि अगर आप बहुत हाई प्रेशर में किसी एरिया में रहते हैं, इफ़ यू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंडर द सी, तो बहुत धीरे धीरे उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मेंटेन करते हुए आप ऊपर आइए, ताकि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बबल्स ना बने। पर अगर यही चीज़ हम फॉलो करें तो एक डाइवर को नीचे जाके काम करने में, ऊपर आने में पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाएगा, जो कि फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग है। तो कंपनीज ने सोचा, why not we just make them stay underwater? Isn't that a great solution? ड्राइवर्स जो बहुत देर के लिए नीचे रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं, इनको बोलते हैं सैचुरेशन डाइवर्स। व्हाट इज़ ए सैचुरेशन डाइवर? सैचुरेशन डाइवर्स वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही हाई प्रेशर में रहने के लिए राज़ी होते हैं बहुत दिनों के लिए, even paid handsomely. Like if you are a saturation diver, you will be paid a lot of money, but at the same time इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। डाइवर्स को एटलीस्ट 9 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करना पड़ता है एट द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। The stats say out of every 10 divers, 1 is a saturation diver. Absolutely, because it is a very risky job. Nobody wants to do it. अगर बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है तो कोई नहीं करना चाहता ये काम, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। You suffer from decompression sickness, trauma, bubbling in your blood vessel. 5 November 1983. So on 5 November 1983, at the Byford Dolphin oil rig, total 5 divers were involved in the incident. The 3 divers who were working in the oil rig under 9 atm pressure were kept in that 9 atm pressure and were coming up. 3 divers were coming up through the Byford Dolphin semi-submersible, where Helvig, Luca and Arthur were inside
inside the semi-submersible, and they were accompanied by two tenders, Bjorn and William, which are helping them to connect their semi-submersible to the system. Now, on that day, as they were coming up, and as I have told you before, they वो झट से अपने सेमी सबमर्सिबल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 9 atm से 1 atm नहीं कर सकते, क्योंकि दैट वुड बी वेरी डेंजरस एंड दे विल डाई फ्रॉम डिकम्प्रेशन सिकनेस विच विल रिजल्ट इन बॉइलिंग देयर ब्लड. इतनी जल्दी से अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करे तो उनके अंदर का खून लिटरली बॉयल होके बटर बन जाएगा, एंड ये चीज़ होने भी वाली है जो स्पॉयलर्स है. So Helvig, Luca and Arthur were in the semi-submersible, and their semi-submersible was being attached to another system. This happened very fast, I'm telling you, like in milliseconds. So when this was taking place, Bjorn and William docking, I think when they were docking the semi-submersible with the system, Helvig closed the hatch which connected the submersible with the system prematurely. This left a crescent-shaped gap in the hatch. John and William, who were the tenders, were outside in the water, told the control room that it was fine and they can now dispatch the atmospheric pressure and decrease it slowly so they can come to the normal atmospheric pressure at a very slow rate, so that their body's blood doesn't get boiled. Oh my god, such gruesome. But as Helvig prematurely docked the door, so when the control room initiated the change of atmospheric pressure, the 9 atmospheric pressure magnitude of the Byford Dolphin submersible instantly returned back to 1 atmospheric pressure. Now that I'm saying this to you, you might not understand how bad of a thing this is. 9 atm का प्रेशर था, वो हेलविग के गट से पियर्स होते हुए निकला 1 atm प्रेशर की तरफ, क्योंकि आप लोगों को साथ पता होगा कि प्रेशर गोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. दिस इज सिंपल साइंस, इसी द सेम प्रिंसिपल. बट इफ यू लेट दैट असाइड, तो जब ये चीज़ हुई, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज 1000 pounds का some thousands of pounds of metal flew like a paper and hit Bjorn, killing him instantly. जब उस कुछ 1000 पाउंड का मेटल का जो सिस्टम था, जो वो उड़ के गया, इतने प्रेशर चेंज की वजह से वो एक कागज़ की तरह उड़ के गया और उसने Bjorn को उसी वक्त मार डाला. Bjorn was dead right now. William also got affected. In this whole incident of 5 divers, the only one who survived was William. Even though he also sustained major injuries, but William एक ही ऐसा आदमी था जो इस इंसिडेंट में बच गया था. पर सबमर्सिबल के अंदर जो लोग थे उनकी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी थी. प्रेशर चेंज हुआ तो लूका और आर्थर के अंदर का जो ब्लड था वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया. इतनी जल्दी से वो ब्लड बॉयल होना स्टार्ट हुआ कि उनके शरीर का जो फैट था वो पिघल के बटर बन गया. लाइक डॉक्टर ने लिटरल स्टेटमेंट दी है कि एब्सोल्युटली वन थिंग, इवन दो आई कांट से दैट दिस इज फॉर्चुनेट, लाइक अच्छी तो नहीं कह सकता कि मौत तो तीनों की ही होगी. द वन गुड थिंग दैट हैपेंड वाज लाइक they didn't even feel that. I guess that they didn't even feel it because it happened in a microsecond. Luca and Arthur died from severe embolism and boiling of their own blood, which killed them instantly. Their tissues melted right there. But the worst case that happened here, and the case for which this thing is feared the most, इसी इंसिडेंट के लिए सैचुरेशन डाइवर्स की जॉब में अभी लोग टेक पार्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि इसी के डर से कि ये चीज़ फिर से हो जाएगी, इसी के डर से इस चीज़ का डर अभी भी पूरे
आई थिंक इस कम्युनिटी को बोल लो, जो डाइवर्स की कम्युनिटी है उनमें फैला हुआ है। इसीलिए इस चीज़ को सबसे ग्रूसम डेथ बोलते हैं ओशन की। See the diagram that I've drawn for you. Like, this is the crescent shape that I'm talking about. So this is the gap that was left between the submersible's carriage and the other system that was being docked to this. Let's come back to the main thing that happened. So उस छेद में से जो कुछ, आई थिंक कुछ ही एक हाथ इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतने से गैप में हेल्विक के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे, दे वर पंक्चर्ड आउटसाइड फ्रॉम हिज गट। हेल्विक की पूरी बॉडी जो थी वो क्रिसेंट शेप के गैप में से, जो वो इतना छोटा गैप था, उसमें से स्क्वीज होते हुए निकल गई। हेल्विक का जो पूरा फेस का सॉफ्ट टिश्यू था उसके फेस से अलग हो गया। मतलब अगर आप मेरा फेस को इमेजिन करो, अगर मैं अभी मेरे फेस को सेव कर दूँ, लाइक मेरे फेस के ऊपर की स्किन को हटा दो, जो आपको दिखेगा, यस, डोंट इमेजिन दैट, एब्सोल्युटली नो, डोंट। हाँ मैन, दैट्स स्केरी। when that thing happened, the 9 atm pressure turned to 1 atm pressure, Helvig's face's soft tissue was detached from his face। और उसकी पिक्चर भी है, मैं आपको वो पिक्चर नहीं दिखा सकता यूट्यूब, मैं लिंक छोड़ दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शायद मिल जाएगी, पूरी जो चीज़ हुई है उसका मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव फर्दर इंटरेस्ट इन दिस मैटर, बट आई विल सजेस्ट प्लीज डोंट लुक। हेल्विक की स्पाइन अलग हो चुकी थी, उसकी बॉडी पूरी अलग हो चुकी थी, उसकी इंटरनल ऑर्गन्स पूरे अलग हो चुके थे। एक जो वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ जो लिखी भी है, हेल्विक का जो लिवर था वो कॉकपिट के ऊपर पड़ा हुआ था और उस क्रिसेंट शेप के मुंह से ब्लड ड्रिप कर रहा था नीचे की तरफ। एंड विद दिस ऑल 4 of them died, which is pretty sad। लाइक बहुत ही दुख की बात है। अगर हम इस चीज़ के आफ्टरमैथ के बारे में बात करने जो हम करने ही वाले, उससे पहले मैं प्रे करना चाहूँगा फॉर ऑल दिस 4 persons that have lost their lives in this incident, to Helvig, to Luca, to Arthur, to Bjorn, rest in peace। Now coming to the aftermath. In the aftermath, everyone's body was carried to the post-mortem house in one piece, except for Helvig. Helvig's body was brought to the post-mortem room in 4 bags. Body exploded in such a manner that it was not possible for the people to carry him in one piece. Like his body was in the first place not in one piece. It was carried in 4 bags. The Norwegian oil rig company Byford Dolphin Oil Rig was absolutely sued. Evil, as you all know. Like they blamed Helvig for this, that he was the person for which all this happened. Because Helvig is dead. Like what can he say? Smart move by her, the oil rig, isn't it? Blaming a dead person for their mistake. And I think this is it. Like I don't have much more information that I can tell you. Like I can tell you the court cases that have been filed against, but that will be boring. Like you are not here for that, I know. Like I think as out of these 4 people who died, someone's daughter filed a case against the company of All Rig, and she, I think, got compensated a bit of money, but that doesn't matter because his father is dead. No matter what, how much money you give you, that doesn't bring him back. Like वो वापस नहीं आ रहे पैसे से। And last of all, I thank you from the deepest part of my heart for watching this video. It means a lot to me. See ya.